वन पीस में तुम्हें एक से बढ़कर एक ऐसी बैक स्टोरीज देखने को मिल जाएंगी जिससे तुम काफी इमोशनल हो जाओगे। और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें वन पीस की टॉप 10 सैडेस्ट बैक स्टोरीज के बारे में बताने वाला हूँ। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट उससे पहले तुम एक बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके हाइप भी कर देना। नंबर 10 पर आती है नोलैंड की बैक स्टोरी। नोलैंड एक एक्सप्लोरर था, एक एडवेंचरर जिसका सपना था कि वो दुनिया के हिडन आइलैंड्स और उनके सीक्रेट्स को दुनिया के सामने ला पाए। और अपनी एक जर्नी के दौरान उसने एक आइलैंड को डिस्कवर किया, जया आइलैंड, जहाँ पर एक पूरी सिविलाइजेशन रहती थी, शैंडोरियंस। नोलैंड ने देखा कि उन लोगों के गाँव में एक डेडली डिजीज फैली हुई है और अपने नॉलेज से उसने उन सभी को बचाया। शैंडोरियन लोग उसे अपना दोस्त मानने लगे और उनके बीच फ्रेंडशिप का भी काफी अच्छा रिश्ता बिल्ड हो गया। शैंडोरा का गोल्डन बेल, एक ऐसी घंटी जो आसमान तक आवाज पहुंचा सके। नोलैंड ने ये सब उनमें किंगडम को बताया और कहा कि उसने गोल्डन सिटी देखी है, लेकिन जब वो अपने किंग के साथ दोबारा उस आइलैंड पर लौट कर आया तो वो आइलैंड वहाँ पर था ही नहीं। पूरे सी में बस साइलेंस था, ना कोई लोग, ना कोई सिटी और ना ही कोई गोल्डन बेल। किंग ने समझा कि नोलैंड झूठ बोल रहा था सिर्फ फेम के लिए और बिना कुछ सोचे समझे उसे लायर डिक्लेयर कर दिया गया। पूरे वर्ल्ड में उसका मजाक बन गया। माउंट ब्लैक नोलैंड द लायर ऑफ द सी। इवन जब उसका एग्जीक्यूशन कराया जा रहा था तो उसने सिर्फ एक बात कही, मैं झूठ नहीं बोल रहा था, वो आइलैंड सच में एग्जिस्ट करता था। और जब उसने अपनी आखिरी सांसें ली तो उसके दिल में सिर्फ एक ही दर्द था कि उसके दोस्त कालगारा को ये कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि उसने अपना प्रॉमिस कभी तोड़ा ही नहीं। और जब 100 ऑफ इयर्स के बाद लूफी स्काइपिया में वो गोल्डन बेल बजाता है तो उसकी आवाज स्काई आइलैंड तक नहीं बल्कि समुद्र के नीचे नोलैंड के वंशज माउंट ब्लैक क्रिकेट तक भी पहुंचती है। नंबर 9 पर है निको रोबिन। निको रोबिन, जिसे दुनिया डेविल चाइल्ड के नाम से जानती है। रोबिन का बचपन किसी नॉर्मल बच्चे से काफी अलग था। उसका जन्म हुआ था ओहारा आइलैंड पर, एक ऐसी जगह जहाँ स्कॉलर्स दुनिया की हिस्ट्री को समझने की कोशिश कर रहे थे। उनका सिर्फ एक गोल था, वर्ल्ड सेंचुरी का सच जानना, एक ऐसा सच जिसे वर्ल्ड गवर्नमेंट ने हमेशा हमेशा के लिए छुपा रखा था। रोबिन की मां निको ओलिविया भी उन्हीं स्कॉलर्स में से एक थी जो एंशिएंट वर्ल्ड के सीक्रेट्स को डिकोड कर रहे थे। पर रोबिन अपनी माँ से काफी अलग पड़ गई और उसका पूरा बचपन सिर्फ अकेले बिताया। एक छोटी सी लड़की जिसका सिर्फ एक सहारा था, किताबें। बचपन में उसने ड्रैगन फ्रूट खा लिया, हाना हाना नोमी, और अपने पावर से सबको इम्प्रेस करने की कोशिश की, लेकिन लोग उसे एक मॉन्स्टर कहकर दूर भगा देते थे। लेकिन ओहारा के स्कॉलर्स ने उसे एक्सेप्ट किया और वहीं पर रोबिन ने अपने नॉलेज को एक नए लेवल तक पहुंचा दिया। वो दुनिया की सबसे छोटी आर्कियोलॉजिस्ट बन गई, सिर्फ 8 साल की उम्र में। और फिर आया वो टाइम जिसने पूरे वर्ल्ड को चेंज कर दिया, बस्टर कोल। वर्ल्ड गवर्नमेंट ने ओहारा को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दे दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने सच जानने की हिम्मत की। पूरा आइलैंड आग में जल गया, स्कॉलर्स भी एक एक करके मर गए और सोल और किजी की मदद से रोबिन एक छोटी सी बोट की वजह से वहां से सरवाइव कर पाई। उसने अपनी आंखों के सामने देखा कि उसका पूरा आइलैंड डिस्ट्रॉय हो रहा है। बट सोल ने उसे एक लाइन कही, और जब रोबिन बची हुई दुनिया में निकली तो उसे सिर्फ एक नाम मिला, डेविल्स चाइल्ड। एक छोटी सी लड़की जिसके सिर पर 79 मिलियन बेरीज का बाउंटी था। उसने अपनी पूरी जिंदगी भाग भाग कर गुजारी, एक जगह से दूसरी जगह पर, लोगों पर ट्रस्ट करने की कोशिश करते हुए, पर हर बार उसे सिर्फ धोखा ही मिला जब तक उसकी मुलाकात नहीं होती स्ट्रॉ हेड पायरेट से। और जब एनीज लॉबी में रोबिन चिल्लाकर कहती है आई वांट टू लिव, तो पूरा स्ट्रॉ हेड क्रू अपना बेस्ट देता है उसे बचाने के लिए। नंबर 8 पर है ट्रफैलगर डी वाटर लो। उसकी बैक स्टोरी इतनी डार्क है कि वन पीस का पूरा टोन ही बदल जाता है। लो का जन्म हुआ था फ्लीवेंस में, एक ऐसी सिटी जिसे व्हाइट सिटी के नाम से जाना जाता था। सफेद बिल्डिंग, सफेद कपड़े, सफेद रोड्स और एक सफेद झूठ। फ्लीवेंस के सारे लोग एक रेयर मेटल एम्बर लीड के कांटेक्ट में रहते थे। गवर्नमेंट को ये पता था कि ये एक्सट्रीमली पॉइजनस है और सिर्फ अपने प्रॉफिट के चक्कर में उन्होंने पूरे आइलैंड को सैक्रिफाइस कर दिया। और सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा छोटे बच्चों पर, इंक्लूडिंग लो। लो की पूरी फैमिली, उसकी छोटी सिस्टर, सब एक एक करके स्लो पॉइजन से मर रहे थे। और सबसे पेनफुल बात, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, वर्ल्ड गवर्नमेंट सभी ने उनसे झूठ बोला कि ये सिर्फ एक नॉर्मल डिजीज है। और जब ट्रुथ फाइनली लीक हुआ तो फ्लीवेंस के नेबर किंगडम्स ने ये सोचा कि ये डिजीज कॉन्टेगियस है। और फिर शुरू हुआ एक मैस जेनोसाइड, एक पूरे आइलैंड को मिटाने की कोशिश, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने एक गलती की थी, गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करने की। लोग की आंखों के सामने उसकी माँ, पापा, बहन सब के सब मारे गए। उसका पूरा शहर एक ही रात में जला दिया गया। और लो, जो सिर्फ एक 10 साल का बच्चा था, अपने कपड़ों पर बॉम्ब्स लगाकर डेथ नोट के साथ ये डिसाइड कर लेता है कि वो दुनिया को अपने साथ लेकर मरेगा। He literally accepted death। और तभी एंट्री होती है एक बंदे की, डॉन क्विक्सोट रोजिनेट, जिसे लो लाइफ में सबसे पहले ट्रस्ट करने लगा था। रोजिनेट उसे हैंडल करता था, समझता था और उसके साथ हंसी मजाक करता था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसके अंदर मर चुकी इंसानियत को भी उसने वापस जिंदा किया। और लोग को बचाने के लिए रोजिनेट खुद वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ चला जाता है। और लोग की डिजीज का क्योर ढूंढने के लिए वो ना जाने कितने आइलैंड्स पर घूमा। और जो लोग उसे मॉन्स्टर कहते हैं वो उन सभी को सबक भी सिखाता। और जब कोराजन फाइनली डो फ्लामिंगो के हाथ में पकड़ा जाता है और उसका एंड होता है, तब लोग के कैरेक्टर में एक नया फायर आ जाता है, रिवेंज और जस्टिस का, ताकि वो कोराजन के प्रॉमिस को पूरा कर सके।
नंबर 7 पर है ब्रूक। ब्रूक की बैक स्टोरी वन पीस की सबसे ज्यादा ट्रेजिक और अंडररेटेड बैक स्टोरीज में से एक है। ब्रूक पहले रंबर पायरेट्स का एक म्यूजिशियन था। रंबर पायरेट्स एक काफी फन लविंग क्रू था। उनकी सबसे यूनिक चीज थी लाबून के साथ फ्रेंडशिप। लाबून असल में एक छोटी सी वेल थी जो अपने झुंड से बिछड़ गई थी और उसके बाद वो रंबर पायरेट्स को फॉलो करने लगी, पर ग्रैंड लाइन में एंटर करने से पहले सभी ने उसे वही छोड़ दिया। और कुछ टाइम बाद उनका कैप्टन योर्की एक इनक्योरेबल डिजीज का शिकार हो गया था और इसी वजह से उन्हें उसे काफी पीछे छोड़ना पड़ा। बट जब उसका बाकी क्रू फ्लोरियन ट्रायंगल में आता है तो एक अननोन पायरेट ग्रुप उन्हें पॉइजन वेपन से मार देता है और अपने आखिरी टाइम में वो एक लास्ट बार बिंग सागे सॉन्ग गाते हैं। अब वो सब तो मारे जाते हैं बट ब्रूक के योमी योमी नोमी डेविल फ्रूट की मदद से वो दोबारा रिवाइव हो जाता है। बट जब तक उसकी सोल से ढूंढ पाती तब तक वो ऑलरेडी स्केलेटन बन चुका था। इसके बाद ब्रूक ने पूरे 50 इयर्स अकेले एक शिप पर बिताए अपने ही क्रूमेट्स की डेड बॉडीज के साथ जो स्केलेटन बन चुकी थी। और जब मोरिया ने उसकी शैडो छीन ली तो वो कहीं जा भी नहीं सकता था। वो हमेशा हमेशा के लिए फ्लोरियन ट्रायंगल में ट्रैप हो चुका था। इवन वो अपना आखिरी सपना लाबून से दोबारा मिलना वो भी पूरा नहीं कर पाता। लेकिन स्ट्रॉ हेड पायरेट से मिलने के बाद ब्रूक की लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है। नंबर 5 पर है टोनी टोनी चोपर। चोपर एक रेनडियर था और उसका ग्रुप उसे कुछ खास पसंद नहीं करता था। और इसका रीजन भी काफी डम है क्योंकि चोपर ब्लू नोज के साथ बोर्न हुआ था तो वो सभी उसे अपने से अलग समझते थे। और जब उसने हितो हितो नोमी डेविल फ्रूट खा लिया उसके लिए हेट और भी ज्यादा बढ़ गई क्योंकि अब वो आधा ह्यूमन और आधा रेनडियर बन गया था। चोपर की ह्यूमन फॉर्म को ह्यूमन सिएटी समझने लगे, इसलिए वो उस पर गोलियां चला देते थे। बट एक दिन जब वो बर्फ में गिरा हुआ था तब उसे मिला डॉक्टर हिरुलैक। हिरुलैक ने चोपर को ट्रीट किया और उसे मेडिसिन और डॉक्टर्स के बारे में नॉलेज भी दी। चोपर और डॉक्टर हिरुलैक की फ्रेंडशिप बहुत गहरी हो गई। और चोपर को पता चलता है कि हिरुलैक काफी बीमार है, इसलिए वो अपनी जान पर खेलकर उसके लिए एक मशरूम लेके आता है। बट असल में वो मशरूम पॉइजन था। हिरुलैक ने ये जानते हुए भी कि मशरूम पॉइजन है फिर भी उसका सूप बनाकर पिया, जिसकी वजह से उसकी डेथ भी हुई। नंबर 4 पर है बोआ हैनकॉक। हैनकॉक की बैक स्टोरी वन पीस की सबसे ट्रेजिक और डार्क स्टोरीज में से एक है। जब हैनकॉक सिर्फ एक छोटी सी बच्ची थी और उसके दोनों बहनें सैंडर सोनिया और मारीगोल्ड पूजा पायरेट्स की शिप से किडनैप कर ली गई। उन्हें अमेज़न लिली से बाहर ले जाकर सेलेस्टियल ड्रैगन्स को स्लेव के रूप में बेच दिया गया। सेलेस्टियल ड्रैगन्स ने उन तीनों को सिर्फ एक चीज समझा कि बॉडी पर स्लेव मार्क लगा दिए गए, उन्हें टॉर्चर किया गया और उनकी मर्जी के खिलाफ उन्हें एनिमल्स की तरह ट्रीट भी किया गया। हैनकॉक ने तो स्लेव बनने के दौरान मैरोबेनोमी डेविल फ्रूट खा लिया था बट वो उसे फ्रीडम नहीं दे सकता था। कई साल तक उनकी लाइफ सिर्फ दर्द और ह्यूमिलेशन से भरी हुई थी। लेकिन फिर एक दिन उनकी जिंदगी में आया फिशर टाइगर। फिशर टाइगर ने मैरी जोस पर अटैक करके वहां से सभी स्लेव्स को फ्री कर दिया और उन स्लेव्स में हैनकॉक और उसकी बहनें भी शामिल थी। फ्री होने के बाद हैनकॉक अमेज़न लिली वापस आ गई और वो इतनी ट्रॉमेटाइज्ड थी कि वो अपने स्लेव मार्क के बारे में किसी को सच नहीं बता पाई। इसलिए उसने अपने स्कार का झूठा रीजन बताया कि उसने एक मॉन्स्टर को हराया है। उसकी पास्ट की वजह से ही हैनकॉक का दिल दुनिया के लिए काफी सख्त हो गया। पर एक बंदा था जिसके लिए ये वॉल गिर गई, मोनकिरी लूफी। नंबर 3 पर है कोजुकी ओडन। ओडन असल में वानो के रूलर का बेटा था बट वो हमेशा से ही काफी केयरफ्री बंदा था। वो वानो के बाहर की दुनिया देखना चाहता था। इवन वो इतना काइंड हार्टेड भी था कि उसकी जर्नी में जो जो लोग उसे मिलते गए वो उनसे बिना कुछ पूछे उन्हें ज्वाइन करने देता था। और जब वो थोड़े मैच्योर हुए तो उन्हें वानो की भलाई के लिए भी काफी काम किए। बट जब वहाँ पर व्हाइट बेड पायरेट्स आ जाते हैं और ओडन व्हाइट बेड से क्लैश भी करता है तो उसका सिर्फ एक गोल था कि वो व्हाइट बेड पायरेट्स के साथ वहाँ से चला जाए ताकि वो वानो के बाहर की दुनिया देख सके। अब जब वो वहाँ से निकल रहे थे तो ओडन भी उन्हीं के साथ निकल पड़ता है। इसके बाद तो खुद रोजर उसे अपने पायरेट क्रू में ले लेता है ताकि वो लाफ टेल और वन पीस तक पहुंच सके। पर ओडन की कहानी का सैड पार्ट तब शुरू होता है जब वो दोबारा वानो में आता है। तब तक ओरोची और काइडो ने मिलकर वानो कंट्री को अपने अंडर ले लिया था। इवन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए वो 5 साल तक एक जोकर की तरह ठंड हो या फिर बारिश हो बस डांस करता रहता था। बट असल में उसे झूठ बोला गया और फिर जब ओडन और उसके रिटेनर्स काइडो पर अटैक कर देते हैं तो वो हार जाते हैं। उसके बाद उन्हें कैप्चर कर लिया गया और ओडन काइडो और ओरोची के सामने एक प्रपोजल रखता है कि अगर वो 1 घंटे तक बॉइलिंग ऑयल में खड़ा रहता है तो उसके रिटेनर्स को जिंदा छोड़ दिया जाए। बट यहाँ भी उसे बेट्रेयल ही मिला क्योंकि ओरोची ने उसे 1 घंटा खत्म होने के बाद भी मार दिया। नंबर 2 पर है विंस्मोक सांजी। सांजी बोर्न हुआ था जर्मन 66 की रॉयल फैमिली में, विंस्मोक फैमिली। पर जैसे ही सांजी पैदा हुआ तो उसके फादर जज को एक बात समझ में आ गई थी कि सांजी उनका परफेक्ट मॉडिफाइड सोल्जर नहीं है। इसके अंदर वो जेनेटिकली एनहांस्ड स्ट्रेंथ, स्पीड या फिर कोल्ड हार्टेड नेचर नहीं था जो जज अपने बच्चों में चाहता था। और इसी वजह से सांजी को फेलियर का अटैक मिल गया। बचपन में उसके ब्रदर्स उसका मजाक उड़ाते थे, उसे टॉर्चर करते और उसे वीक समझकर उस पर अटैक कर देते। उसने तो हद तब कर दी जब उसने सांजी को आयरन मास्क पहनाकर डार्क सेल में लॉक कर दिया और ये अनाउंस करवा दिया कि सांजी की तो डेथ हो चुकी है, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक यूजलेस एक्सपेरिमेंट हो। सांजी के लिए उसकी लाइफ में सिर्फ एक ही इंसान थी, उसकी मदर विंस्मोक सोरा। सोरा ही वो रीजन थी कि आखिर क्यों सांजी बाकी उसे बिल्कुल अलग था, क्योंकि उसके अंदर उसकी मदर की काइंडनेस थी। पर सोरा जल्द ही मर गई और सांजी बिल्कुल अकेला पड़ गया। सांजी जर्मा किंगडम छोड़कर भाग गया और फिर वो मिला ज़ैप से और यहाँ उसके चाइल्डहुड का सेकंड खराब फेज शुरू होता है। ज़ैप और सांजी एक जगह लॉस्ट हो जाते हैं और उनके पास खाने का जितना भी सामान था वो ज़ैप सांजी को दे देता है। बट इन सारी मुसीबतों का सामना करके वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस लौट ही जाते हैं।
और नंबर 1 पर है बार्टोलोमियो कुमा। अगर सैक्रिफाइस और काइंडनेस वर्ड्स किसी बंदे के लिए बने हैं तो वो है कुमा के लिए, क्योंकि उसकी पूरी लाइफ थी इतनी हार्ट ब्रेकिंग। क्योंकि बुकानियन क्लन से होने के नाते उसकी पूरी फैमिली को वर्ल्ड गवर्नमेंट ने एक स्लेव बना दिया और उसे ले गए मैरीजोआस। तो कुछ दिन बाद उसे पता चलता है कि उसकी माँ को मार दिया गया है। और जब उसका फादर उसे निकाह के बारे में बता रहा था, सेलेस्टियल ड्रैगन्स ने उसी के सामने उसके फादर को शूट कर दिया और फिर उसे गोल्ड वैली में लेकर आया गया ह्यूमन हंटिंग गेम के लिए। बट वो एक डेल फ्रूट खा लेता है, जिसकी मदद से गिनी, इवानकोव और कुमा तीनों वहां से एस्केप कर लेते हैं। उसके बाद इवानकोव अपनी न्यू जर्नी पे निकल पड़ता है और जब कुमा और गिनी एक सेल में प्रेजेंट होते हैं तब ड्रैगन और रेवोल्यूशनरी आर्मी उसे बचाने आते हैं। जिसके बाद वो दोनों भी रेवोल्यूशनरी आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं। बट इसके बाद गिनी को किडनैप कर लिया जाता है। कुछ साल बाद वो अपनी बेटी बोनी के साथ एस्केप कर लेती है, लेकिन अब वो भी एक इनक्योरेबल डिजीज का शिकार हो गई थी। कुछ सालों के बाद ये डिजीज बोनी को भी हो जाती है, इसलिए कुमा ने बोनी के ट्रीटमेंट के लिए अपनी खुद की विल को भी सैक्रिफाइस कर दिया और बन गया एक साइबोर। साबॉडी में उसने लूफी को बचाया और गोल्ड वैली में उसने एरिस और टीच को भी बचाया था। और कुमा वन पीस की हिस्ट्री का सबसे ग्रेटेस्ट कैरेक्टर भी बन गया। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले संडे को विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो।